नमस्कार दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री की ये पहली वीडियो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी बीपीएससी के लिए, बिहार सीजीएल के लिए, झारखंड सीजीएल के लिए, जेपीएससी के लिए। देखिए, इससे सवाल तो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, मगर दिस इज बीपीएससी स्पेशल। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठा के आप देखिएगा, या इस बार जो जो आए थे, यदि आपने एग्जाम दिया होगा, हालांकि वो कैंसिल हो गई, फिर से एग्जाम होगी। तो यदि आपने दिया होगा तो वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आते हैं और यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए पूरे इंडिया में कई सारे इंपॉर्टेंट टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, नॉलेज उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, मगर आपको विद्वान नहीं बनना। आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि प्रश्न जो है एग्जाम में आए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, विद्वान बनने लग जाएंगे तो कभी आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप प्रोफेसर जरूर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। दिस इज वीडियो नंबर 1। हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल से। क्यों मॉडर्न हिस्ट्री, यदि हम लोग शुरुआत करें भारत में, इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो 1757 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1757 बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला को जब रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों की ओर से थे, वो हराते हैं उन्हें। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला को। और उसके बाद अंग्रेज शासन व्यवस्था की नींव यहाँ पे भारतवर्ष में रखी जाती है, जिसके कारण मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें 1757 से लेकर टिल डेट तक मानी जाती है। ठीक है, तो एक चीज ये है, मगर हम पुनर्जागरण काल से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे हम लोग जानेंगे बात कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। गलतियां लोग ये कर देते हैं कि 1757 उठाया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहां से सवाल बनते हैं। देखिए, पुनर्जागरण काल हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए तो पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि पुनर्जागरण काल कैसा काल था, किसे हम पुनर्जागरण काल कहेंगे। ऐसे हम लोग यदि टाइम पीरियड की बात करें तो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, हालांकि यह 17वीं शताब्दी तक भी गया था। ठीक है, कुछ कुछ बुक में आपको 17वीं शताब्दी भी मिलेगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कई ऐसी चीजें हुई, कई ऐसे लोग आए। ठीक है, हम बात करें कॉपरनिकस की, हम बात करें गैलीलियो की, हम बात करें शेक्सपियर की, तो तमाम तरह के लोग यहाँ पे आए। चाहे वैज्ञानिक हो वो, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे स्थापत्यकार हो, चाहे इंजीनियर हो। जैसे हम लोग बात करते हैं मोनालिसा की जो पिक्चर है, लियोनार्डो द विंसी ने बनाई थी, उनमें तो मतलब कि वो क्या नहीं थे। ठीक है, उनमें कूट कूट वो संगीतकार भी थे, वो चित्रकार भी थे, वो इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे लोग आए जिन्होंने धर्म सुधार में काम किया, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया, शिल्प के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। एक्चुअल में इसे पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है भाई, देखिए पहले से भी हमारे पास काफी ज्ञान मौजूद था। हमारे पास बाइबल थी। हम यदि इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो है महाभारत, चाहे हम वेद की बात करें, चाहे हम लोग अलग अलग जो टेक्स्ट हैं यहाँ पे, वो अवेलेबल थे। मगर यहाँ के जो लोग हैं, यदि हम लोग बात करें यूरोप की, क्योंकि पुनर्जागरण काल यूरोप से यहाँ पे काफी रिलेटेड है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में आप देखेंगे, स्पेशली हम इटली की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है, वो बाइबिल को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। बाइबिल की जो एक्चुअल जो उसमें लिखी गई थी चीज, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को समझाते थे कि भाई ये इसमें लिखा गया। ठीक है, और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे, लोगों का शोषण करते थे। ठीक है, ये चीजें होती थी। मगर पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि ये जो बाइबिल टेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो बाइबिल का कन्वर्जन हुआ लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि लोकल जो लोग हैं, वो लोकल लैंग्वेज उनको आती थी, वो आराम से उसे पढ़ सके और उसका ज्ञान उसे मिल सके। इस तरह से लोग जो है उसका एक्चुअल ज्ञान उन्हें मिला। और उसके बाद पता चला कि ये जो क्रिश्चियन के जो पादरी लोग हैं या जो बिशप है, जो ऊपर के लोग जो बैठे हुए हैं, वो गलत जानकारी हमें दे रहे हैं, वो हमें लूट रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्जागरण काल एक ऐसा काल था जिसमें कई सारी नॉलेजेस आई, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, या स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, शिल्प के कला के क्षेत्र में हो, सभी कला के क्षेत्र में इसमें ये आया। चलिए अब हम लोग बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ से सवाल क्या पूछेगा। ठीक है, एक तो टाइम पीरियड हमने देख लिया 13वीं से 16वीं। ठीक है, उसके बाद 1450 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रिंट होता है। प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रिंट मशीन बन जाती है, जिसे मुद्रण यंत्र हिंदी में कहते हैं। इसका आविष्कार हो जाता है 1450 में। उसके बाद पहले क्या होता था कि मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है कि हाथ से लिखा जाने वाला, मतलब सभी चीजें, यदि हम लोग बात करें बाइबल की, मतलब सभी चीजें जो है वो हाथ से लिखी जाती थी पहले के टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि टेक्स्ट को हाथ के बजाय प्रिंटिंग में लिखा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि फास्ट जो है चीजें लिखी गई और लोगों तक पहुंची, ज्ञान जो है ज्यादा लोगों तक पहुंची।
ठीक है, तो ये 1450 जो डेट है वो याद रखिएगा। सवाल पूछेगा कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1450 में। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो देखिए इंग्लिश में, जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में मैंने नीचे लिखा। उसके बाद केंद्र स्थान की हम लोग बात करें कि ये जो पुनर्जागरण काल है इसका केंद्र कहाँ था, सेंटर कहाँ था, तो सेंटर था इटली, मतलब यूरोप का जो इटली है वो इसका सेंटर था। ठीक है, तो इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा। और इटली के समुद्री जो नाविक थे, क्योंकि इटली यदि हम लोग बात करें तो आपको वहां पे मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैप में दिखा दूंगा आपको। जो जो देखिए यूरोप और साउथ अफ्रीका जो है ना, दोनों को मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है वो अलग करती है। मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इटली में कई सारे समुद्री नाविक थे और उस टाइम में जो है समुद्र के द्वारा व्यापार बहुत ज्यादा होता था। लोग जो है यहाँ पे समुद्र का रास्ता अपनाते थे। हालांकि इसके पीछे कारण भी था कि समुद्र का रास्ता क्यों अपनाया था, यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे। तो इटली के समुद्री नाविक ने एशिया और यूरोप के देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया। इस व्यापार के फलस्वरूप इटली में संपन्न नगरों का विस्तार हो गया, मतलब काफी प्रोस्पेरस हो गए वो। साथ ही व्यापारी वर्ग जो है वो अस्तित्व में आया, मर्चेंट लोग जो है वो आते हैं, और इस तरह से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है इटली में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे ये आप सब देख रहे हैं साउथ अफ्रीका, दिस इज यूरोप, और यूरोप में आपको इटली देखने को मिलेगा। बीच में ये जो देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे देख रहे हैं अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे जो है क्या होता था कि यहाँ से जो बिजनेस है वो इस तरफ आप देखेंगे, इधर के जो पूर्वी देश हैं उन पे बिजनेस होता था। तो यहाँ पे लैंड का यूज भी किया जाता था। यहाँ पे बीच में आपको टर्की देखने को मिलेगा, तो टर्की होते हुए लोग जाते थे और लैंड के मदद से, मतलब कि लैंड से वो जाते थे, मतलब कि ये करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मगर टर्की बाद में इस रास्ता को रोक देता है, जिसके कारण लोगों को व्यापार का अन्य मार्ग जो है वो खोजना पड़ता है, जिसके कारण समुद्री मार्गों की खोज होती है। इस तरह से कई लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे हम लोग बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस की, चाहे हम लोग बात करें वास्को डिगामा की, ठीक है, मैगलन की। इस तरह से कई लोग आप देखेंगे कि वो आएंगे और इस तरह से साउथ अफ्रीका में आएंगे, जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। उसके बाद वो इंडिया भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोग जो है समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। कई बार क्या लिखा जाता है बुक में कि भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा में। उसकी क्या औकात है कि वो भारत की खोज करेगा। भारत तो कितना आज जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, भारत का 1498 में बना था, बहुत पहले बना था। प्रश्न यह होना चाहिए कि जो समुद्री रास्तों की खोज है यूरोप से लेकर भारत की, वो किसने खोज की थी, तब होगा वो। ऐसा जो है प्रश्न होना चाहिए, ऐसा फ्रेम करना चाहिए। वास्को डिगामा विल बी द राइट आंसर। तो इन चीजों को आप ख्याल करिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख लोग के बारे में। प्रमुख लोग यदि हम लोग बात करें तो प्रमुख लोग कौन कौन से हुए देखिए इस टाइम में, पुनर्जागरण काल में। तो लियोनार्डो दा विंसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक चित्रकार थे, साथ ही साथ मैंने कहा गणितज्ञ भी थे, खगोल वैज्ञानिक थे, शिल्पकार थे, स्थापत्यकार थे, संगीतकार, अभियंता। मतलब कि इनमें क्वालिटी जो है कूट कूट के भरी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग जो है वो बनाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि और भी पेंटिंग है मगर मोनालिसा पेंटिंग जो है इनकी काफी फेमस पेंटिंग है। उसके बाद हम लोग बात करें शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर जो है वो आपको पता है कि इंग्लिश में काफी अच्छी जो है लिखते थे, और महान ये नाटककार थे या पोएट थे, कवि थे, जो भी आप कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करें कॉपरनिकस की। कॉपरनिकस एक महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि सूर्य जो है वो सेंटर होगा। हेलियो का मतलब होता है सूर्य, और सेंटर का मतलब सेंटर, मतलब सन एट सेंटर। मतलब कि देखिए इसके पहले जो है टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, याद रखिएगा जियोसेंट्रिक थ्योरी ये टॉलमी के द्वारा दी गई थी, टॉलमी। मगर बाद में कॉपरनिकस एक वैज्ञानिक आते हैं, वो बोलते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है भाई, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो जियो है, जियो का मतलब अर्थ, हमारा अर्थ सेंटर में है और इसके चारों ओर जो है बहुत सारे प्लेनेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो सूर्य है इसके चारों ओर घूमता है। इस तरह की चीजें यहाँ पे बोली गई थी टॉलमी के द्वारा। मगर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कॉपरनिकस के द्वारा दी गई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सन सेंटर में होगा और इसके चारों ओर जो है सन इज एट द सेंटर, और इसके चारों ओर आपको मिलेंगे कई सारे प्लेनेट। ठीक है, और ये प्लेनेट जो है वो सन की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। ये बातें कॉपरनिकस ने कही थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद हम लोग बात करें गैलीलियो। तो गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने कई सारी चीजें कही। इन्होंने जो है एक बार एक राजा था, तो जो है एक शुद्धता जो है सोने की शुद्धता भी इन्होंने जांची थी। इन्होंने मोशन के क्षेत्र में काफी काम किया। जो इनर्शिया है, इनर्शिया के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। इन्होंने जो है काफी सारे इसमें एक्सपेरिमेंट किए थे।
इनको जेल में भी डाल दिया था गया था कई बार, ठीक है, क्योंकि बाइबिल में जो चीजें लिखी होती थी उसके अगेंस्ट में यदि आप बोलते थे तो आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो इन्होंने कई बार जो है ऐसी चीजें कही जिनके कारण वो हालांकि रिसर्च के आधार पे कही थी, बाद में वो सही भी साबित हो गई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये आप कोपरनिकस का पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज गैलीलियो गैलीलियाई एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मोनालिसा एंड बाय लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन। जैसा कि मैंने कहा कि पुनर्जागरण काल में धर्म सुधार आंदोलन भी हुए। हमारे पास कई सारे टेक्स्ट थे पहले से, हमारे पास हम बात करें बाइबल की तो बाइबल पहले से थी, मगर मैंने कहा कि उसको गलत तरीके से लोग प्रचार करते थे कि इसमें यह लिखा गया है। कारण क्या था देखिए, अब ये होता था कि यूरोप में धर्मगुरु लोगों के अज्ञान का अनुचित जो लाभ उठा रहे थे और वो बाइबल के बारे में जो गलत इंटरप्रिटेशन करते थे उसको गलत साबित करने के लिए धर्म के नाम पर जो लूटा जाता था उनके अगेंस्ट में जो रिवॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। तो इसमें प्रमुख नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे विकिलीक, ठीक है, इरेस्मस, उसके बाद कैल्विन, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने धर्म गुरुओं के पाखंडपूर्ण आचरण की कड़ी आलोचना की थी। तो सीधा सीधा उठा के सवाल पूछ देगा कि इनमें से कौन बताइए कि धर्म गुरु थे और वो पाखंडपूर्ण आचरण की जो है वो आलोचना धर्म गुरुओं के पाखंडपूर्ण जो आलोचना है उसको वो आलोचना करते थे उनकी, ठीक है, पाखंड की आलोचना करते थे। तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा नाम विकिलीक, इरेस्मस, केल्विन, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि इनमें से कौन वैज्ञानिक थे, इनमें से कौन धर्म गुरुओं का पाखंडपूर्ण आलोचना करते थे, इस तरह से सवाल बनते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ बाइबल है वो लैटिन भाषा में थे, ठीक है। अब लैटिन भाषा लोगों को समझ में आती नहीं थी। अब इसके बाद इसका अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद लोग जो है समझना इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है और इनके नाम पे एक धर्म जो है चलाया जाता है, प्रोटेस्टेंट धर्म। कैसे? तो होता यह है कि जो कैथोलिक यहाँ पे धर्म था, कैथोलिक जो चर्च हुआ करता था, देखिए हमें पता है कि एक तो रोमन होता है, दूसरा कैथोलिक होता है, दो टाइप के क्रिश्चियन जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कैथोलिक जो चर्च था उसमें कई सारे त्रुटियां को बताया जाता था, बाइबिल को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता था। इसके विरोध में मार्टिन लूथर किंग ने कई सारे पोस्ट डाल दिए। कई बार वो लिख के जो है अपनी लिस्ट बना के वो चर्च में जाके डाल देते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करते थे, उसलिए इसे जो है इनके जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग के जो शिष्य थे उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। इसके बाद एक क्रिश्चियन का ये अलग ही संप्रदाय ही बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें तो यूरोप में चल रहा जो धर्म सुधार आंदोलन है पूरे वर्ल्ड में हर जगह जो है वो चला गया, फेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो भौगोलिक खोज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछता भी है। भौगोलिक खोज का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि पुनर्जागरण काल में क्या होता है कि व्यापार भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यापार भी लोग स्टार्ट करना जो है प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और काफी आप आगे देखोगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह भी आगे होगा, ठीक है। तो व्यापार काफी इंपॉर्टेंट जो है स्टार्ट होता है, जिसके कारण भौगोलिक खोज होती है। भौगोलिक खोज होने के कारण भी है, जैसा कि मैंने कहा था कि टर्की को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। ये टर्की जो देख रहे हैं ना आप, ये टर्की को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको रास्ता में दिखा देता हूँ, चलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रास्ता है, देखिए ये टर्की आप देख पा रहे हैं मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रास्ता आप देख रहे हैं, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए दिस इज टर्की, और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस तरफ जो है ये टर्की है, और यहाँ पे देखिए कई सारे आपको रास्ते मिले। यहाँ पे आपको जो लैंड है वो लैंड आपको देखने को मिलेगी नहीं, बहुत ही कम सीमित लैंड है। यहाँ पे आपको एक सुरंग भी देखने को मिलेगा, टनल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे एक टनल है, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, टनल है ये, ठीक है। तो ये एक टनल है, आप देख पा रहे हैं, सुरंग है, और यहाँ पे आपको काफी लैंड कम देखने को मिलेगी। तो लैंड जो है वो टर्की के द्वारा जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो यूरोप के लोग हैं वो क्या करते हैं, रास्ता खोजने को मजबूर हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उसी के कारण यहाँ पे कई सारे रास्ते की खोज होती है, और इसे ही हम कहते हैं भौगोलिक खोज। समझ गए बात? चलिए तो हम चलिए भौगोलिक खोज में चलेंगे, और हमारा भौगोलिक खोज कहाँ है भाई, चलिए ये भौगोलिक खोज है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, 15वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग पूर्वी देशों से आयात किए हुए मसालों, तो मसाला वगैरह पूर्वी देश से आता था, ठीक है। तो पूर्वी देश का मतलब समझ रहे बात ना, कि पूर्वी देश मतलब ये सब आप देख पा रहे हैं, ईरान, आपको अफगानिस्तान से मसाले काफी फेमस होते थे, यहाँ के केसर बहुत फेमस होते थे, ठीक है। तो यहाँ से मसाला काफी जाता था। चीनी आपको देखने को मिलेगा, रेशम जो है काफी मिलता था आपको, रेशम बनाने में एक्सपर्ट था चाइना, ठीक है, चाइना में रेशम सबसे पहले बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद वस्त्र की बारे में बात करें तो वस्त्र भी यहाँ से आते थे, जैसे जैसे इंडिया का वस्त्र काफी फेमस था, यहाँ से वस्त्र जाता था। ठीक है, तो ये मूल्यवान जो वस्तु है वो जाती थी। मगर क्या हुआ कि 1453 में ऑटोमन तुर्कियों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बेंजिटाइन की साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस्तंबुल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा किसकी राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है थल मार्गों को तुर्कियों ने बैन कर दिया, जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे खोज हुई रास्तों की। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो कुछ नाम है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बार्थोलोमियो डायस जो है वो पुर्तगाली नाविक था, और वो भारत की खोज में अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गया, और इस छोर को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये आप देख पा रहे हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का पार्ट है ये, मतलब कि ये वाला जो कोस्टल एरिया है, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग आते हैं, और उसका नाम बार्थोलोमियो डायस था, ये याद रखिएगा। ये पुर्तगाली नाविक था, इसको भी दिमाग में रखिएगा। वो भारत की खोज में आया था, मगर भारत में पहुंचा नहीं, वो अफ्रीका तक वो पहुंच गया। ठीक है, और इसे केप ऑफ गुड होप कहा गया। उसके बाद भारत की खोज में निकला हुआ कोलंबस। कोलंबस एक्चुअल में भारत की खोज में निकला था, मगर वो भारत की खोज नहीं कर पाया, वो अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, तो उसे भ्रम हुआ कि भारत में पहुंच गया है। ठीक है, कालांतर में इटली का नाविक अमेरिगो वेस्पुसी कोलंबस के मार्ग से ही चलकर उसी मार्ग पर पहुंचा। देखिए, अमेरिका की हम लोग बात करें, अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, तो अमेरिगो के नाम पे ये पड़ा है। ठीक है, अमेरिगो इटली का नाविक था अमेरिगो। तो ये नाम याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछता कि अमेरिका का नाम किससे पड़ा, तो अमेरिगो। ठीक है, अमेरिगो से ये पड़ा। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि पहले कोलंबस चला। ठीक है, पहले कौन चला, कोलंबस। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से। कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये चलेगा इस तरह से, और वो जो है वो यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए अमेरिका है, ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की वो खोज करेगा। ठीक है, वो अमेरिका की खोज करेगा। वो चला था भारत की ओर, मगर वो भटक गया और वो चला गया अमेरिका। ठीक है, और उसको लगा कि ये भारत है। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है उसके पीछे पीछे बाद में एक आता है नाविक, इटली का नाविक, जिसका नाम मैंने कहा अमेरिगो। ठीक है, और इसी के नाम पे अमेरिका का नाम, मतलब अमेरिका पड़ा। तो इतना चीजों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1498 की बात आती है। 1498 में आपको पता है कि भारत की खोज कही जाती है कि भारत में कौन पहुंचा, तो ये वास्को डी गामा, जो कि कालीकट नाम पे पहुंचा था। ठीक है, कालीकट। कमेंट में आंसर करिएगा कि कालीकट कहाँ है। साउथ का एरिया है ये, साउथ का कोस्टल एरिया है। तो मैं आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, मद्रास और मुंबई। तो आपको बताना कि इनमें से कहाँ पे वो उतरा था। ठीक है, तो कालीकट जैसा कि जगह के नाम मैंने बताया, तो वास्को डी गामा ये पहुंचता है 1498 में भारत। ठीक है, तो इस तरह से जो समुद्री मार्ग की खोज करती है यूरोप से लेकर भारत तक, वो वास्को डी गामा करता है। ठीक है, उसके बाद 1519 का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फर्डिनेंड मैगेलन, पुर्तगाली नाविक। ये क्या करता है, पूरे अर्थ की परिक्रमा करता है। ठीक है, और वो मतलब कि परिक्रमा, समुद्री यात्रा जिसे कहते हैं। तो समुद्री यात्रा जो है प्रथम सबसे पहले फर्डिनेंड मैगेलन ने किया। हालांकि वो मुठभेड़ में मारा जाता है, मतलब पूरी परिक्रमा वो कर नहीं पाता है, मगर मैक्सिमम जो है वो कर लेता है परिक्रमा, और उसके जो अनुयायी थे वो लोग पूरी परिक्रमा कर जो है कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा ये मुठभेड़ में मारा जाता है। मगर यदि एग्जाम में पूछे कि पहला समुद्री परिक्रमा जो है पूरे वर्ल्ड का किसने किया है, तो फर्डिनेंड मैगेलन नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर ये स्टार्ट करेगा इस तरह से फर्डिनेंड मैगेलन, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी, मतलब इस तरह से ये जाएगा, और ये इस तरह से ये फर्डिनेंड मैगेलन जा रहा है। ठीक है, तो पूरे अर्थ की यहाँ पे परिक्रमा हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।